This video is brought to you by Alpine Academy, subject Chemistry, class first year, Sindh textbook board, Jamshoro. Chemistry, class first year, second year, Sindh textbook board, Jamshoro. Assalamu alaikum guys, welcome to Alpine Academy. Chapter number 4 of your textbook is Energetics of Chemical Reaction, and in this chapter we are going to cover up lecture number 4, and in this lecture we will discuss some exercise book problems and theoretical questions in detail. So let's move forward to question number 1. Question number 1 of your book is, what do you understand by the term system surrounding and states? Illustrate with an example. तो हमें इस सवाल में सिस्टम और सराउंडिंग और स्टेट्स के बारे में बताना है। सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था? सिस्टम हमारा वो हिस्सा होता है यूनिवर्स का जिसको हम अपनी अंडर कंसिडरेशन के ऊपर रखते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर रखते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, तो उसको हम सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और ये कोई रियल और इमेजिनरी पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, और सराउंडिंग्स क्या होती हैं? सराउंडिंग जो कि सिस्टम के बाहर का हिस्सा है उसको सराउंडिंग कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं सिंपल सी एक शेप बना दूं यहाँ पे, जो हमने प्रीवियसली अपनी वीडियोस में कवर करी है, तो ये ऐसे कोई एक सिस्टम है हमारा। ठीक है, और ये हमारा सिस्टम हो गया जो इस रीजन के अंदर है, ये हमारा सिस्टम है। ठीक है, और जो हमारी सराउंडिंग होगी वो क्या है? सराउंडिंग हमारी ये हिस्सा है। ठीक है, ये हमारा सराउंडिंग्स है जो कि सिस्टम के बाहर का हिस्सा है। तो ये बेसिकली क्या है? ये सारी चीज़ें सराउंडिंग और सिस्टम है। तो सराउंडिंग क्या होती है? ऑल द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स विच कैन अफेक्ट द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। ठीक है, जो बाकी सिस्टम की रिमेनिंग पोर्शन रह जाएगा वो आपकी सराउंडिंग होगी, वो सिस्टम के ऊपर कैसे इफेक्ट करती है। तीसरी बात आ जाती है स्टेट्स। स्टेट क्या होती है? द सेट ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज विच डिस्क्राइब अ सिस्टम कंप्लीटली, यानी एक ऐसी लोकेशन, ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपकी सिस्टम को कंप्लीटली अंडरस्टैंड और कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकें, उसको हम स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेट से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो तरीके की स्टेट होती हैं। ठीक है, एक होती है इनिशियल, एक होती है फाइनल। ठीक है, यहाँ पे जो इनिशियल स्टेट होती है एनर्जी की, इंटरनल एनर्जी की, वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फाइनल स्टेट। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि हमें पता है कि इनिशियल स्टेट पे क्या होता है कि रिएक्टेंट्स आपके पास अनस्टेबल होते हैं, तो इनकी एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी H2 और ऑक्सीजन अनस्टेबल है यहाँ पे। वैसे तो स्टेबल हैं लेकिन रिएक्शंस में ये अनस्टेबल हैं। अब क्या है? ये एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे और अपनी एनर्जी कुछ ना कुछ डिक्रीज करेंगे, यानी एनर्जी डिक्रीज आएगा, चेंज इन एनर्जी आएगा, बट नेगेटिव साइड में आएगा। नेगेटिव यानी कम हो रही होगी एनर्जी। ठीक है, जीरो से कम का मतलब ये नहीं कि एनर्जी जीरो से कम चलेगी, इसका मतलब नेगेटिव में एनर्जी डिक्रीज हुई, यानी एनर्जी डिक्रीज हुई है। तो जब फाइनल स्टेट आ जाएगी तो आपके पास लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, तो ये वो स्टेट है आपकी फाइनल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों कौन सी स्टेट्स हैं? ये एनर्जी की स्टेट्स हैं, और स्टेट फंक्शन एनर्जी स्टेट फंक्शन होती है। तो इस वजह से हम जो टोटल एनर्जी होती है वो बराबर किसकी होती है? फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। तो हमारा आंसर ऑब्वियसली नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, लेट सपोज यहाँ की एनर्जी, अगर फाइनल स्टेट की एनर्जी अगर मैं इस चार्ट पे देखूँ, अपनी तरफ से मैं एक जनरल बता देता हूँ कि यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी स्टेट पे, फाइनल स्टेट पे, तो वो एनर्जी लेट सपोज 100 है। ठीक है, और यहाँ पे कितनी है इनिशियल स्टेट पे? वो एनर्जी कितनी है? 500। तो जब फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट होगा तो 100 माइनस 500, तो आंसर आपका -400 आएगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को कि डेल्टा ई बराबर होगा 0 से कम के, तो -400 आपके पास डेल्टा ई आ जाएगा। यानी जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग में इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है सिस्टम में से। माइनस का मतलब एनर्जी सिस्टम से निकल रही है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल हैं, जैसे सिस्टम की अगर हम बात करें तो सिस्टम में क्या है कि आपके पास अच्छा, पहले हम स्टेट की बात कर लेते हैं और भी फर्दर दूसरी स्टेट की हमारे पास जैसे एग्जांपल है ये वाली। स्टेट नंबर 1 पे आपके पास जो चेंजेस है सिस्टम की वो ऐसी है। तो स्टेट क्या होती है? वो कम्प्लीटली डिफाइन करती है सिस्टम को। स्टेट नंबर 1 में आपके पास कुछ और प्रेशर होगा, कुछ और टेम्परेचर होगा। इसी तरह यहाँ पे स्टेट नंबर 2 में आपके पास कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर हुआ है, यानी सिस्टम ने अपने अंदर से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर किया है। जब हीट ट्रांसफर हुआ है तो वर्क डन हुआ है। अब वर्क डन हुआ है तो इसका मतलब आपके पास एनर्जी चेंज हो गई है,
यहाँ E1 एनर्जी है और यहाँ E2 एनर्जी है। तो सिंपल आपके पास E2 माइनस E1 किसके बराबर हो जाएगा, वही फर्स्ट लॉ की आप थर्मोडायनामिक की इक्वेशन को यहाँ सेटिस्फाई कर सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर है हीट डन बाय सिस्टम एंड द वर्क डन ऑल्सो डन बाय द सिस्टम। ठीक है, अब आपके पास सिस्टम क्या है, सिस्टम वही है आपके पास जिसको हम अंडर कंसिडरेशन जिसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले सिस्टम की भी टाइप आ जाती है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम देखें, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, थर्मस जो है, ठीक है, थर्मोस है बॉटल का। आइसोलेटेड क्या है, इसमें पानी आपका ठंडा भी रहेगा। ठंडे को मुराद ये, एक तो पानी जितना है, लेट्स सपोज थर्मोस में क्या है कि पानी है, अब वो पानी जो होगा उसकी क्वांटिटी कम नहीं हो सकती जब तक कि आप उसको खोलें नहीं और पिए नहीं। ठीक है, यानी आइसोलेटेड हुआ मास के जरिए। हम एनर्जी की बात कर लेते हैं, पानी थर्मोस में ज़्यादा देर तक ठंडा रहता है, यानी आइसोलेशन, यानी एनर्जी आइसोलेटेड रहती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर वक्त ठंडा ही रहेगा। ठीक है, थर्मोस में भी पानी कुछ वक्त तक ठंडा रहेगा, कुछ घंटों तक ठंडा रहेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी एनर्जी वो लॉस करता जाएगा और वापस से नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाएगा, यानी एनर्जी कभी भी कंजर्व नहीं रहती। ठीक है, तो ये कौन सा सिस्टम हुआ, आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। अब आपके पास क्लोज सिस्टम आ जाता है जिसमें आपका मास कांस्टेंट रहेगा, यानी एक कप ऑफ सूप है विद अ लिड, यानी उसके ऊपर एक कवर करके एक लिड से कवर किया हुआ है, यानी मास खत्म नहीं हो सकती बट उसका एनर्जी चेंज हो सकती है, यानी उसमें जो ट्रांसफर है हीट का वो चेंज हो सकता है, वो ठंडा गर्म हो सकता है। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल आपके पास ओपन सिस्टम की है। ठीक है, ओपन सिस्टम है जैसे स्टीम हो गई, ग्रेडेड चीज़ हो गए, क्रैकर्स हो गए, पेपर मिल हो गए, ये सारी चीज़ें जो कहते हैं आप एक कप ऑफ टी के अंदर या कुछ भी किसी चीज़ में आप सूप में डाल सकते हैं। ठीक है, कप ऑफ सूप में, तो ये ओपन सिस्टम है, आप कुछ भी चीज़ इसमें डाल सकते हैं, उसके अलावा इसकी एनर्जी भी एक दूसरे में चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल एग्जांपल्स हैं जिसको आप इस पर डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी बोर्ड की कॉपीज में अगर डिफाइन करते हो तो पिक्चर्स हैं, ये आप ऐसे तो डिफाइन नहीं कर सकते, बट बहरहाल आप सिर्फ ऐसे डिफाइन करेंगे ओपन सिस्टम जिसमें आप एक बॉटल को शो कराएंगे, जिसमें आपके पास उसमें कॉक भी नहीं होगा, यानी उस बॉटल का ढक्कन खुला हुआ होगा, उसमें कुछ पानी दिखा देंगे और ये बता देंगे कि इसमें एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है और वो मास भी ट्रांसफर हो रहा है। इसी तरह दूसरी क्लोज सिस्टम के लिए भी वही बॉटल लेंगे, बट उसमें एक ऊपर कॉक लगा देंगे। कॉक लगाने से क्या होगा, आपका जो बॉटल है उसमें मास ट्रांसफर नहीं होगा, यानी मास नहीं आ सकता। ठीक है, यानी पानी उसका खत्म नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता, बढ़ नहीं सकता। आइसोलेटेड सिस्टम में आप उसकी सराउंडिंग्स पे, बॉटल की सराउंडिंग्स पे भी कुछ एक इंसुलेशन क्रिएट कर देंगे। तो ये आपकी एग्जाम्पल हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, दूसरी चीज़ आ जाती है, व्हाट आर द इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2A और 2B का क्वेश्चन है आपकी बुक का, जिसमें आप वो पूछ रहा है कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करो। ठीक है, और दूसरा सवाल इसका है, कैटेगराइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम इनटू एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, यानी कुछ उसने प्रॉपर्टीज दे दी हैं, उसको हमने बताना है कि कौन सी इंटेंसिव है कौन सी एक्सटेंसिव है। ठीक है, तो सबसे पहली फिगर हमारे पास इंटेंसिव और एक्सटेंसिव को शो करेगी कि होती क्या है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आपके पास वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सिस्टम, यानी सिस्टम में जो जितना भी मैटर है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, उनकी प्रॉपर्टीज में कोई वेरिएशन नहीं आएंगी, भले मैटर चेंज हो या मतलब या तो मैटर कम हो या ज़्यादा हो, उनकी प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, अगर एक गिलास पानी को आप बॉयल करते हैं तो उतना ही बॉइलिंग पॉइंट है उसका भी जितना आप एक जग पानी को बॉयल कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह लस्टर, यानी एक छोटे से पीस का डायमंड का देख लें या एक बड़े पीस डायमंड को देख लें, उसकी चमक वैसी ही होगी। ठीक है, इसी तरह कंसंट्रेशन, अगर आप एक बूंद सल्फ्यूरिक एसिड अपनी स्किन पे गिराएं उतना जलेगा। ठीक है, अगर आप 2 बूंद गिराएं तो उतना ही आपको जलन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ ये है, जितनी ज़्यादा जगह घेरेगा उतनी ज़्यादा जगह जलेगी। तो अगर आप जो कहते हैं एक बूंद गिराते हैं तो उतना ही चलेगा, अगर आप 2 बूंद गिराते हैं तब भी उतनी ही मतलब उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जलने पे। ठीक है, टेम्परेचर आपका रूम टेम्परेचर पे एक गिलास वाटर है उसका रूम टेम्परेचर उसका जो टेम्परेचर होगा वही एक जग पानी का भी टेम्परेचर होगा। तो ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो जो मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आपके पास वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिपेंड करती हैं मैटर के ऊपर। ठीक है, आपके सिस्टम में जो मैटर है उसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं, यानी आपके पास जो मैटर चेंज होता जाएगा तो ये प्रॉपर्टीज भी चेंज होती जाएंगी। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट इसकी सिंपल सी प्रॉपर्टी आ जाती है, वेट। ठीक है, वेट क्या है, किसी भी बॉडी का वेट क्या करता है, मेजर करता है। अगर आपका वेट 50 से 60 kg है तो आपकी किसी फ्रेंड का 60 से 70 kg होगा। तो वेट क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो वेट विथ रिस्पेक्ट टू मैटर वेरी करेगा।
ठीक है, एक गिलास पानी का वेट कम होगा, एक जग पानी का वेट ज़्यादा होगा। इस तरह लेंथ है तो लेंथ भी मेजर करेगी। एक सिलेंडर का वॉल्यूम जो उस सिलेंडर की हाइट 2 मीटर है तो दूसरे सिलेंडर की हाइट 4 मीटर है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वॉल्यूम भी चेंज होगा। एंट्रोपी डिसऑर्डर को बोलते हैं कि एनर्जी सेम हो बट आपकी डिसऑर्डर से सिस्टम में डिसऑर्डर हो जाए, यानी अरेंजमेंट चेंज हो जाए लेकिन एनर्जी फिर भी सेम रहे। तो एंट्रोपी भी आपके पास मैटर के ऊपर डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा मैटर होगा उतनी ही डिसऑर्डर जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा जाए तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं इनको कैटेगराइज करना है, कैटेगराइज करके ये पता लगाना है कि इसमें से इंटेंसिव कौन सी है, एक्सटेंसिव कौन सी है। वेपर प्रेशर आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, चाहे जितना भी पानी हो हमेशा वेपर हमेशा अपर सरफेस से बनेंगे। ठीक है, तो ये मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर। और एक्सटेंसिव नहीं है। टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक गिलास पानी, 2 गिलास पानी, टेम्परेचर हमेशा सेम रहेगा। सरफेस टेंशन भी अपर सरफेस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, एक गिलास पानी में सरफेस टेंशन होगी वो बराबर होगी, एक बीकर में सरफेस टेंशन होगी वो भी उतनी ही होगी। तो ये भी आपके पास इंटेंसिव है। मास आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास यानी वेट आ गया। वेट हर मैटर के लिए चेंज होगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी भी जितना ज़्यादा मैटर होगा उतनी ही इंटरनल एनर्जी भी होगी, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी इंटरनल एनर्जी होगी। एग्जैक्टली। मेल्टिंग पॉइंट में क्या है, मेल्टिंग पॉइंट भी आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर आप एक क्यूब आइस को पिघला रहे हैं तो उसका भी टेम्परेचर वही होगा। इसी तरह अगर आप एक जग मतलब एक जग फ्रीज जग है पानी का, उसको पिघला रहे हैं तो उसका भी मेल्टिंग पॉइंट सेम ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपकी बुक का, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑल्सो गिव इट्स मैथमेटिकल स्टेटमेंट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया था, तो इसकी सिंपल सी यहाँ पे स्टेटमेंट को फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से एक रिलेटेड लॉ है जो उसी में से निकला है। ठीक है, उसी से एसोसिएटेड है। तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कभी भी बन नहीं सकती और वो कभी खत्म नहीं हो सकती। ऑल्दो इट में चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी वो अपनी जगह बदलती है दूसरी जगह में। सिंपल है। तो अगर हम ये बात करेंगे द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल्स द नेट हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम माइनस द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी, जो हीट अप्लाई हो रही है यानी सिस्टम की इक्वल्स है किसके, नेट हीट ट्रांसफर टू द इनटू द सिस्टम, यानी सिस्टम में जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो माइनस नेट वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम जो वर्क कर रहा है उसके बराबर। ठीक है, तो अबव इक्वेशन इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और इसको अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसकी हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने देखी है कि प्रीवियस वीडियोस में कंसिडर करते हैं सिलेंडर को, उसमें जो चेंजेस आ जाती हैं उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, तो उससे हम मैथमेटिकल फॉर्म ड्राइव कर सकते हैं कि E1 पे उसकी इतनी इंटरनल एनर्जी है, हमने कुछ हीट दे दी, कुछ वर्क सिस्टम ने कर दिया तो वो E2 के ऊपर आ गई, यानी उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई। तो उसके ऊपर एक मैथमेटिकल फॉर्म बन के आई जिसको हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का नाम दे दिया। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 4A of your book is state and explain Hess's law of constant heat summation, give the application। तो इस सवाल में आपने हैसेस लॉ को एक्सप्लेन करना है, उसके अलावा उसकी स्टेटमेंट प्रोड्यूस करनी है। स्टेटमेंट क्या है उसकी, कि जो इंथैल्पी चेंज होती है एक रिएक्शन में वो बराबर होती है इंडिविजुअल स्टेप की इंथैल्पी के सम के बराबर। ठीक है, यानी सिंपल ये है द इंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन इज सेम वेदर द रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन वन स्टेप और मोर देन वन स्टेप। ठीक है, अब अगर उसकी एक्सप्लेनेशन देखी जाए तो हैसेस लॉ से आपने ये कहा था कि अगर ए रिएक्शन यानी ए रिएक्टेंट डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है डी में विद द एंथैल्पी ऑफ डेल्टा एच, तो अगर हम इसको इंडिविजुअली करें, ए पहले बी में कन्वर्ट हो उसकी इंथैल्पी डेल्टा एच वन, फिर बी सी में कन्वर्ट हो उसकी इंथैल्पी डेल्टा एच टू। ठीक है, फिर अगर सी कन्वर्ट हो डायरेक्ट डी में, फिर जो इंडिविजुअल लास्ट स्टेप है उसकी इंथैल्पी डेल्टा एच थ्री, तो ये तीनों इंथैल्पी बराबर होंगी डेल्टा एच के। ठीक है, उनमें जो हीट जनरेट होगी यानी जैसे डेल्टा मतलब ए से लेके डी तक जो डेल्टा एच है उसमें जो जितनी हीट इन्वॉल्व यानी इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है, वो हीट बराबर होगी इंडिविजुअली हीट्स के भी। ठीक है, ये भी हैसेस लॉ ने कहा था। तो सिंपल हैसेस लॉ implies that the change in enthalpy of a chemical reaction depends upon the initial and final state of a chemical reaction irrespective of the number of steps involved in a chemical reaction। ठीक है, सिंपली ये है कि ये नंबर ऑफ रिएक्शन यानी नंबर ऑफ स्टेप्स के ऊपर इन्वॉल्व नहीं करता, उसके ऊपर रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, रिस्पेक्टिव नहीं है उसके, ये सिंपली एक आपके इंथैल्पी के ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक है, यानी फाइनल और इनिशियल स्टेप्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें हेज़ेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन की, तो एप्लीकेशन क्या क्या है इसकी। सिंपल आपके पास एप्लीकेशन नंबर 1, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड लाइक ऑर्डिनरी अलजेब्रिक इक्वेशन। यानी सिंपली हम थर्मोकेमिकल रिएक्शंस को हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके अपनी हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। Hess's law is useful to calculate heats of many reactions which do not take place directly. ऐसे रिएक्शन जिनकी हीट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो Hess's law उसको इंडिविजुअली कैलकुलेट करवाने में मदद करता है। इट इज़ यूजफुल टू फाइंड आउट हीट्स ऑफ एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन। उसके अलावा कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिनमें हीट कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, यानी कब तक हम टेम्परेचर लगा के रखेंगे उसके टेम्परेचर सेंसर के, उसमें कितनी हीट निकल रही है, तो उसके लिए हेसेस लॉ बहुत यूजफुल है। इट इज़ यूजफुल टू फाइंड आउट द हीट ऑफ फॉर्मेशन, न्यूट्रलाइजेशन, यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन किसी बॉन्ड को बनते वक्त की जो हीट निकलती है वो, उसके अलावा जब न्यूट्रलाइजेशन यानी एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं उसमें जो हीट रिमूव होती है उसको कैलकुलेट करने की हेसेस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये उसकी सारी आपके पास एप्लीकेशंस हैं कि हेसेस लॉ किसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस रखता है केमिस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 4b है आपके पास, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। अब इसमें क्या करना है, अपने पास एसिटिक एसिड की हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है, ये आपके पास बुक का सवाल है। इसके लिए हमने सिंपल कुछ नहीं करना, हमने प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल में पढ़ा था कैसे हम करते हैं इसके रिएक्शंस। अभी भी हम बिल्कुल इसको डिटेल में देखेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट हमारा है 2C, ठीक है, कार्बन। तो हमारे पास सिर्फ कार्बन कहाँ मिल रहा है हमें, पहले अपनी दूसरी वाली इक्वेशन में कार्बन ये रहा, ठीक है। तो इस कार्बन को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब कार्बन 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो हमारे स्टेप नंबर 1 क्या है, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। जब हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2C प्लस 2O2 रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म 2CO2। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में हमने 2 से इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन को भी मल्टीप्लाई किया, यानी ये जो -394 था इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो -788 हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन आ गई, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन को देखना चाहिए। ठीक है, अब हम हाइड्रोजन को जब देखेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन कहाँ अकेला आ रहा है, इक्वेशन नंबर 3 में आ रहा है, यहाँ अकेला। ठीक है, अलोन है यहाँ पे। तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो हम इक्वेशन नंबर 3 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जब हम इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली आपने क्या करना है, वही स्टेप फिर से करेंगे। और हमारे पास प्रीवियस रिजल्ट क्या है, इक्वेशन नंबर 5 का हमने क्या नाम दिया, जो हमने इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराया था हमने उसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। और जब हम स्टेप नंबर 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे इक्वेशन नंबर 3 को, हाइड्रोजन वाली इक्वेशन को 2 से, तो सिंपल उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये हो जाएगी -572। ठीक है, सवाल आपके पास ये कंटिन्यूसली ऐसे नहीं चलेगा, आप पेपर में सिर्फ एक दफ़ा सवाल लिखना है, बाकी प्रीवियस रिजल्ट से लेके जो मैं नीचे का पोर्शन करता जा रहा हूँ ये आपने करते जाना है ऐसे ही। ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आप प्रीवियस रिजल्ट लिखे हैं, वो मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको जहन में रहे, बार बार आपको पीछे करने की ज़रूरत नहीं पड़े, तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी इससे। तो स्टेप नंबर 2 आपका सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कराना है। जब 2 से आप हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करेंगे 2H2 हो जाएगा। इसी तरह जो है आपके पास 1/2 जब 2 से मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास सिंपल 1 आ जाता है, तो सिंपली ये 1O2 हो जाएगा। और आपके पास जब वाटर मॉलिक्यूल 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये 2H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। तो ये सिंपल आपके पास 2 रिएक्शन यानी 2 कंपोनेंट आपके कन्वर्ट हो गए, यानी हमारा यहाँ तक का काम हो गया। अब मैंने एक और बात बताई थी, हम ऑक्सीजन को कुछ नहीं करते, ऑक्सीजन हमारे पास खुद ही फाइनल स्टेप में बन के आ जाता है। For more details on remaining lectures and chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number 92318318660, or you can email us on alpineacademy@gmail.com. Now, प्रीवियसली हमने ये देखा था कि हमने हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कराया था हाइड्रोजन वाली इक्वेशन को, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी जिसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 6 का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिंपली इस 2C वाली चीज़ को ऐड कराना है 2 हाइड्रोजन के साथ। तो जब हम इन दोनों को ऐड कराएंगे तो हमारे पास सिंपली हम इक्वेशन नंबर 5 को और इक्वेशन नंबर 6 को सिंपल ऐड करवा देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 एज इट इज उठा के हम लिख देंगे 2C प्लस 2O2 2CO2 एंड -788 उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसी तरह 2H2 प्लस O2 रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म 2H2O और उसकी एंथैल्पी -572।
ठीक है, इन दोनों को ऐड कराएंगे, 2C और 2H2 एज इट इज ऐड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे से वेरिएबल में अलग हैं, तो सिंपल ऐसे ही एज इट इज ऐड हो जाएंगे। 2 ऑक्सीजन जब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ ऐड होगा तो 3O2 बन जाएगा, ठीक है, और जब ये तीनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो आपके पास 2CO2 प्लस 2H2O बन जाएगा, ठीक है। कैसे एक तो हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, जब 2C प्लस 2H2 प्लस 3O2 ऐड होंगे तो 2CO2 प्लस 2H2O बनेगा, और उसके अलावा सिंपली यहाँ पे जो ऊपर 2CO2 लिखा है इसको ऐड करा दें 2H2 के साथ तो ये भी बन जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, और जिसको बैलेंसिंग इक्वेशन बहुत अच्छे से आती है तो वो डायरेक्ट इसको देखे बगैर ही सिंपल 2CO2 प्लस 2H2O भी लिख सकता है, ठीक है। अब हम इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन को देख लेते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है इनकी, जब -572 ऐड होगा -788 में तो आपके पास -1360 रिजल्ट आ जाएगा। ये आपके पास इस इक्वेशन की हीट ऑफ फॉर्मेशन आ गई, और इसको हमने डिनोट कर दिया 7 के साथ, इक्वेशन नंबर 7 से, ठीक है। नाउ फाइनली हमारे पास प्रीवियस इक्वेशन क्या बनी थी, इक्वेशन नंबर 7 उन दोनों को ऐड करके बनी थी, 2C वाली इक्वेशन और 2 हाइड्रोजन वाली इक्वेशन को ऐड करके, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 बन गई थी जिसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन -1360 है, ठीक है। अब इसको फर्दर हम क्या करना चाहेंगे, देखें हमारे पास यहाँ तक का काम हो गया 2C प्लस 2H2 में। अब हमें CH3COOH चाहिए, यानी एसिटिक एसिड चाहिए, ठीक है। हमें अपना एसिटिक एसिड चाहिए, और एसिटिक एसिड आपका इक्वेशन नंबर 4 में रिएक्टेंट साइड पे आ रहा है, ठीक है। जब भी हमें प्रोडक्ट साइड पे चाहिए हो और आपके पास वो चीज़ रिएक्टेंट साइड पे हो तो हम सबट्रैक्ट कराएंगे, क्या कराएंगे, सबट्रैक्ट कराएंगे, ठीक है। और अगर दोनों एक ही जगह जा रहे हो तो उसका सवाल भी थोड़ा डिफरेंस होगा, ये सारी चीज़ें चेंजेस भी हो जाएंगे, उसमें सिंपल आप सिंपल ऐड कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट बन के आ जाएगा। ऐसा सवाल मेरा अभी मुझे मिला नहीं, तो इस वजह से वैसे बोर्ड के पेपर में कभी आया नहीं है कि सिंपल हम ऐड करवाएं तो हमें मिल जाए। बहरहाल सबट्रैक्ट कराएंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। स्टेप नंबर 4 आपका सबट्रैक्ट करना है इक्वेशन 4 को इक्वेशन 7 से। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने इक्वेशन 4 को इक्वेशन 7 से, मैंने पहले भी बताया था कि आपने इस CH3COOH को, ठीक है, ये जो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 4 में एसिटिक एसिड है, इसको नेगेटिव रखना है। तो इसको नेगेटिव रखने के लिए इसको नीचे आना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम क्या कराएंगे, इक्वेशन 4 को सबट्रैक्ट कराएंगे 7 से, तो यानी 7th वाली इक्वेशन को हम ऊपर लिखेंगे और इक्वेशन नंबर 4 को हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो अब सिंपली ये ऐड हो जाएंगे आपस में, 2C प्लस 2H2, और अच्छा सॉरी सबट्रैक्ट होंगे। सबट्रैक्ट कैसे होंगे, आप सबट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि जब भी सबट्रैक्शन कराते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस आएगा प्लस की जगह, और यहाँ पे भी माइनस का साइन लग जाएगा। अब सिंपल हम एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, 2CO2 माइनस 2CO2 कैंसिल हो गया, 2H2O माइनस 2H2O कैंसिल हो गया। इसी तरह जब 3O2 में से माइनस करा दिया हमने 2O2, ठीक है, यानी इस 3O2 में से जब हम माइनस करा देंगे 2O2 तो आपके पास O2 बन जाएगा, ठीक है। बन गया आपके पास O2, यही मैं आपको पहले भी समझाया था कि O2 यानी ऑक्सीजन जो है वो आपके पास खुद ब खुद बन के आएगा। तो यहाँ तक का हिस्सा आपका अब कंप्लीट हो गया, ठीक है, यहाँ तक आपके पास रिएक्शन कंप्लीट हो गया, 2C प्लस 2H2 और प्लस O2 यहाँ तक आ गया। अब जो ये नेगेटिव CH3OH है, अब ये नेगेटिव CH3 एरो के उस तरफ चला जाएगा और पॉजिटिव में हो जाएगा, तो आपके पास पूरी इक्वेशन बन गई। और हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए क्या करेंगे, -1360 को सबट्रैक्ट करा देंगे प्लस 870.8 के साथ। जब हमने इसको सबट्रैक्ट करा दिया तो आपके पास -489.2 रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास सवाल यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और इससे पूछा जाया था हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो वो ये -489.2 है, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5A इज डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को डिफाइन करना है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है एक्सो मीन्स आउट, थर्मिक मीन्स हीट, यानी हीट का बाहर निकलना। एंडोथर्मिक मीन्स, एंडो मीन्स इन, थर्मिक मीन्स हीट, यानी हीट का अंदर आना। और हीट ऑफ फॉर्मेशन आपके पास सिंपल सी डेफिनेशन है, वो क्या थी कि जब भी जो है कहते हैं 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, यानी 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनता है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स, यानी अपने रिएक्टेंट्स में से जब भी 1 मोल ऑफ कंपाउंड बन जाता है तो उसमें जो हीट इन्वॉल्व, यानी उसमें जो इंथैल्पी निकलती है, इवॉल्व होती है, यानी हीट जो दी जाती है या उसमें से रिलीज होती है, उसको आप हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं,
ठीक है, या स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसको आप बोलते हैं। ठीक है, अब आपके पास आ जाता है एक्सोथर्मिक, अ केमिकल रिएक्शन ऑफ फिजिकल चेंज इन एंडोथर्मिक पहले देख लेते हैं। अ केमिकल रिएक्शन ऑफ फिजिकल चेंज इन एंडोथर्मिक इफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। अगर केमिकल चेंज आ रहा है वो एंडोथर्मिक कब होगा, जब हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, जब हीट एब्जॉर्ब होगी सिस्टम में फ्रॉम द सराउंडिंग से। ठीक है, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब होगी। इन एंडोथर्मिक प्रोसेसेस द सिस्टम गेन्स हीट। ठीक है, सिस्टम गेन करेगा हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड सो द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेस। इसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर सराउंडिंग का कम हो जाएगा। सिस्टम हीट ले रहा है सराउंडिंग से, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा। द साइन ऑफ क्यू फॉर एन एंडोथर्मिक, यानी हीट का जो साइन होगा, ठीक है, हीट को क्यू से प्रेजेंट कर रहे हैं एंडोथर्मिक, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंडोथर्मिक में हीट आपकी पॉजिटिव कंसिडर की जाएगी क्योंकि सिस्टम हीट गेन कर रहा है, तो इसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। A chemical reaction or physical change is exothermic if heat is released by the system into the surrounding. अब कोई भी केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक तब होगा जब अपने पास से हीट रिलीज करेगा या इमिट करेगा। ठीक है, कहाँ पे, सराउंडिंग्स में, तो उस रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक बोलेंगे। बिकॉज द सराउंडिंग, ठीक है, यानी ये रिलीज कर रहा है सिस्टम से सराउंडिंग में, तो बिकॉज द सराउंडिंग्स इज गेनिंग हीट, यानी सराउंडिंग क्या कर रही है, जब सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो सराउंडिंग हीट गेन कर रही है फ्रॉम द सिस्टम, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इंक्रीज, यानी टेम्परेचर जो होगा सराउंडिंग का वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे जब एंडोथर्मिक क्या हो रहा था, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो रहा था क्योंकि सिस्टम हीट ले रहा था, यहाँ सिस्टम हीट निकाल रहा है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से जो Q होगा वो हमारा किस में कंसिडर किया जाएगा, नेगेटिव में किया जाएगा। तो एक्सोथर्मिक के जितने भी प्रोसेस होते हैं उसमें जो हीट होती है वो नेगेटिव कंसिडर की जाती है क्योंकि सिस्टम हीट अपनी लूज कर रहा होता है। ठीक है, सिस्टम इज लूजिंग द हीट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5B आपके पास है, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन बनानी है इथेन की। ठीक है, सबसे पहले वही कहानी है, हमने सबसे पहले अपना कार्बन देखना है। कार्बन आपकी इक्वेशन नंबर 2 में आ रहा है, तो हम इक्वेशन नंबर 2 को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 से डिनोट किया है। जब 2 मल्टीप्लाई होगा C से तो 2C हो जाएगा, इसी तरह जब O2 से मल्टीप्लाई होगा तो O2 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी वो सिंपली इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन 2 से आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, -788 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम सेकंड स्टेप हमारा हाइड्रोजन के साथ होगा। हमने हाइड्रोजन को देखना होगा हाइड्रोजन कहाँ अकेला आ रहा है, तो हाइड्रोजन हमारी इक्वेशन नंबर 3 में अकेला आ रहा है। तो इक्वेशन नंबर 3 को हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को 2 के साथ, ठीक है, सॉरी 3 के साथ। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो वापस से हमारे पास वही कहानी है कि 3H2 हो जाएगा, और 1/2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 O2 हो जाएगा, और सिंपल ये आपके पास 3H2, यहाँ पे भी जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3H2O बन जाएगा। और जब इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी सिंपली 3 मल्टीप्लाई बाय 286 आपके पास -858 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें बन गई, एक 2C कन्वर्ट हो चुका है आपका C से, और एक अलावा 3H2 आपके पास आ चुका है। अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। ठीक है, जो हमें सवाल में गिवन है हम उसी को देखते हुए चलेंगे। 2C बना लिया हमने, 3H2 बना लिया, अब दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यानी 2C वाली इक्वेशन इस इक्वेशन को, इक्वेशन 5 को, और जो हमने प्रीवियस इक्वेशन बनाई थी इक्वेशन नंबर 4 को, उसको हम सिंपल ऐड कर लेंगे आपस में। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, प्रीवियस इक्वेशन हमारी ये थी जो हमने बनाई, तो हम सिंपली ऐड करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 5 को और अपनी इक्वेशन नंबर 6 को। इक्वेशन नंबर 5 हमारी ये रही, 2C + 2O2, जब रिएक्ट करेगा तो आपके पास 2CO2 बना देगा। ठीक है, उसकी एंथैल्पी आपके पास -788 किलो जूल पर मोल है सॉरी। और आपके पास इक्वेशन नंबर 6 क्या है, जब 3 से मल्टीप्लाई कराया H2 वाली इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 2 को, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 को, तो आपके पास 3H2 + 3/2O2 बना, और जब वो मिलेगा तो आपके पास 3H2 बन जाएगा, H2O। तो उसकी इंथैल्पी आपके पास -858 है, इन दोनों को आप सिंपल ऐड करा दें तो -1646 आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास इंथैल्पी आ जाएगी, और जब इसको ऐड करेंगे तो 2 कार्बन प्लस होंगे 3 हाइड्रोजन के साथ। सिंपल ये आपके पास यहाँ तक आपके रिएक्टेंट कंप्लीट हो गए। ठीक है, यहाँ पे आपका रिएक्शन कंप्लीट हुआ है आधा। उसके बाद 2 + 3/2O2 जब ऐड होगा तो 7/2O2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास
बाय प्रोडक्ट है, इसको हमने रिमूव करना है। वो कैसे करेंगे, हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 गिवन है, उससे हम करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आप सिंपली 2CO2 को और 3H2 के साथ ऐड करवा देंगे तो आपके पास 2CO2 प्लस 2H2O बन जाएगा। फाइनल स्टेप में हमें सब्ट्रैक्ट कराना है। ठीक है, तो फाइनल स्टेप हमारा क्या होगा, प्रीवियसली हमने क्या इक्वेशन निकाली, अपनी इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को ऐड करके बनाई थी इक्वेशन, जो कि इक्वेशन नंबर 7 है हमारी। ठीक है, उसकी इंथैल्पी हमारी -1646 आ गई। अब इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 के साथ। ठीक है, अब वही बात आ जाती है, C2H6 हमें प्रोडक्ट साइड पे चाहिए और हमारी इक्वेशन में डेटा में रिएक्टेंट साइड पे, तो हमने सब्ट्रैक्ट कराना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कराएंगे किसको, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को। तो ये हम पहले ऊपर लिखेंगे 2C प्लस 3H2 2CO2 वाली इक्वेशन। ठीक है, इसको ऊपर लिखने का मकसद ये है कि इसके साइन सारे पॉजिटिव होने चाहिए और जो दूसरी वाली इक्वेशन हमारी इक्वेशन नंबर 4, उसके साइन हमें नेगेटिव रखना है। ठीक है, जब नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करा दें तो इसका मतलब उसके नेगेटिव साइन हो जाएंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, उसके अलावा यहाँ माइनस है, यहाँ पे भी माइनस होगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 2CO2 पॉजिटिव का माइनस के 2CO2 से कैंसिल, प्लस का 2H2O माइनस के 2H2O के साथ कैंसिल हो रहा है। इसी तरह प्लस के 7/2O2 माइनस के 7/2O2 के साथ कैंसिल हो रहे हैं और 2C प्लस 3H2 एज इट इज नीचे आ रहा है और ये माइनस का C2H6 उठ के कहाँ जा रहा है, एरो के उस तरफ जा रहा है और अपने आप को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास सवाल कंप्लीट हो जाता है और इसी तरह यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होकर -86 किलो जूल आ रही है, किलो जूल पर मोल आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो गई है, जो कि हमें कंप्लीट करनी थी। 2C प्लस 3H2 जब बनेगा तो क्या बना रहा है, इथेन बना रहा है, उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन हमने कैलकुलेट करनी थी, जो कि हमारे पास कितनी आ रही है, -86 किलो जूल पर मोल आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6A आपके पास है, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम PV हैज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। यानी प्रेशर का वॉल्यूम, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है उसका जो यूनिट बनेगा वो एनर्जी का बनना चाहिए, ये प्रूव करके दिखाएं। तो यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, फोर्स, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू F अपॉन ए, फोर्स पर यूनिट एरिया, और F का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, N अपॉन मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, सिंपली आपके पास N अपॉन मीटर स्क्वायर प्रेशर का यूनिट हो गया। ठीक है, ये आपके पास प्रेशर का यूनिट हो गया। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मीटर क्यूब से जब मल्टीप्लाई करेंगे आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, तो ये मीटर स्क्वायर इस मीटर क्यूब से कट जाएगा और आपके पास सिंपल यूनिट बन जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है, यहाँ पे जिसको मैंने F से रिप्रेजेंट किया है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मीटर। ठीक है, अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो सिंपल आप F की जगह क्या लिख सकते हैं, N भी लिख सकते हैं और यहाँ मीटर की जगह मीटर रहेगा, तो न्यूटन मीटर आ गया। अब ये न्यूटन मीटर एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्ट होती है फोर्स और डिस्टेंस का। ठीक है, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, फोर्स यानी F मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस यानी मीटर, यानी F को न्यूटन में कंसिडर कर सकते हैं, तो न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर, आपके पास एनर्जी आ गई। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला होता है जूल, मतलब सॉरी, वर्क का यूनिट होता है जूल और जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर के, और जूल किसका यूनिट है, एनर्जी का भी यूनिट है। तो सिंपली आपके पास वर्क क्या होता है, एनर्जी ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास प्रूव हो गया कि प्रेशर जब मल्टीप्लाई होगा वॉल्यूम के साथ तो आपके पास एनर्जी बन जाएगी। अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड हैं। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी है और 7 का पार्ट ए और 7 पार्ट बी है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, इन अ सर्टेन प्रोसेस 848 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम while 394 joule of work is done on the system. What is the change in internal energy for the process? आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला यूज करते हुए इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अब आपके पास पता है कि हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। मैंने क्या बताया था, जब भी सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है उसको हमेशा पॉजिटिव में लेंगे, यानी +848 जूल। ठीक है, और इसी तरह आपके पास while 394 वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, यानी सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है तो उस वजह से वर्क नेगेटिव में लिया है। ठीक है, जब सिस्टम खुद काम करेगा तो वो वर्क पॉजिटिव होगा, लेकिन सिस्टम के ऊपर कोई दूसरा आके यानी सराउंडिंग काम करेगा तो नेगेटिव में होगा। अब सिंपल हम इस डेल्टा ई में Q माइनस डब्ल्यू में सिंपल वैल्यूज डालेंगे। Q पॉजिटिव 848 है, माइनस फॉर्मूले का माइनस, उसके अलावा माइनस में 394, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 848 प्लस 394 आपके पास आ जाएगा सिंपल 1242 जूल। तो ये आपके पास इंटरनल एनर्जी हुई इस सिस्टम की। ठीक है, ये आपके पास डेटा था सारा और ये आपका सॉल्यूशन था।
दूसरा सवाल आपके पास है 7 का ए, उसमें क्या है, इफ 1800 कैलोरीज ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम while system does work equivalent to 2800 calories by expanding against the surrounding. ठीक है, what is the value of delta E for the system? इस सवाल में 1800 कैलोरीज हीट ऐड की है सिस्टम में, यानी पॉजिटिव हीट ऐड हुई है, ठीक है। उसके अलावा सिस्टम डज वर्क, यानी सिस्टम ने वर्क किया है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव में हो गया। इसके अलावा दूसरी हिंट क्या है, एक्सपेंडिंग वर्क है, ये एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग जहां पे भी लिखा आ जाएगा वर्क के साथ, इसका मतलब वो वर्क पॉजिटिव है अगेंस्ट द सराउंडिंग। और अगर यहाँ कॉन्ट्रैक्टिंग लिखा आता तो इसका मतलब नेगेटिव हो जाता, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग मीन्स पॉजिटिव, कॉन्ट्रैक्टिंग मीन्स नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्क रखा हमने, अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा ई बराबर है किसके, कैलकुलेट क्या करना है, डेल्टा ई कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा क्यू माइनस डब्ल्यू के। तो क्यू में आप 1800 रख दें और माइनस 2800 2800, और जब माइनस कर दो आपके पास डेल्टा ई आ गया माइनस 1000 कैलोरीज, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट आपके पास आपकी बुक का क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन प्रोसेस 500 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन अ सिस्टम विच गिव्स ऑफ 200 जूल ऑफ हीट। यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 500 वर्क इज डन ऑन अ सिस्टम, यानी ऑन अ सिस्टम यानी सिस्टम के ऊपर काम हुआ है, तो माइनस में आ गया वर्क, ठीक है। विच गिव्स ऑफ मीन रिलीज करना, इमिट करना, ठीक है, उसको बोलेंगे हीट, यानी कितनी हीट इमिट करी उसने, 200, यानी नेगेटिव में लेंगे। हीट यहाँ पे रिलीज की गई है सिस्टम ने, सिस्टम जब हीट रिलीज करता है तो वो नेगेटिव में हीट कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब डेल्टा ई बराबर किसके हो जाएगा, Q माइनस डब्ल्यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सॉल्यूशन में हम डालेंगे Q में माइनस 200, उसमें फिर माइनस फॉर्मूले का और माइनस 500 वर्क। जब इसको हम पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस 500 माइनस 200 आपके पास प्लस 300 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन एंड होता है। तो आपके पास ये यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और इंशाल्लाह आपको सही से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप अल्पाइन एकेडमी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। So if you have any queries related to any topic or any chapter, you can contact us on Gmail ID, or as well as you can contact us on WhatsApp number. And also if you have any queries regarding this video, you can comment in the comment section box and we will answer your queries. Kindly subscribe and like and share our video. Thank you so much. Don't forget to share, like and subscribe our channel. Thank you so much.